कल वाला क्वेश्चन हमारा जो था वो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए था, वो भी 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन था। आज जो क्वेश्चन हमारा है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कल वाला क्वेश्चन जो था वो अक्षीय स्थिति में था, और ये आज वाला जो क्वेश्चन आज हम जो करेंगे एग्ज़ाम के बेस से ये आने के चांसेस इसके भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट पैदा करता है, इसलिए इसको भी थोड़े ध्यान से समझना और देखना कि एग्ज़ाम में इसको लिखना कैसा है। सबसे पहले हम आंसर में देखते हैं कि लिखना क्या है। तो निरक्षीय स्थिति हमें दर्शाना पड़ेगी कि निरक्षीय स्थिति एक्चुअल में होती कैसे है और ये कहाँ बनती है। जो हमारे दो ध्रुव प्राप्त होते हैं जिसको हम ए और बी से नाम देते हैं, इन पर आवेश की मात्रा एक पर Q प्लस Q आवेश और दूसरे पर माइनस Q। जो अक्षीय स्थिति में आवेश की मात्रा दी थी वैसे की वैसी रहेगी। बस इसमें बिंदु जो होगा द्विध्रुव वाला जो मानना है हमें, जिस पर आवेश की मात्रा हम एक एकांक धनावेश की मात्रा जो प्राप्त करते थे, वह दोनों द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन में या एक लंबार्धक लंब अर्धक से प्राप्त होता है ये बिंदु। ऐसी स्थिति को हम कैसे लिखें उसको देखते हैं। सबसे पहले, द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित बिंदु पर ध्रुवों के सापेक्ष रखे आवेश को निरक्षीय स्थिति में स्थित कहा जाता है। ये निरक्षीय स्थिति हो गई, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट होते हैं वो उनको मानना है कि क्या एक्चुअली इन दोनों बिंदुओं को क्या मानते हैं। ये वो मैंने तुमको ये पहले ही बता रखा है, तो उसको भी उसी वे में लिखना है। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके दोनों ओर ध्रुवों पर आवेश की मात्रा प्लस Q माइनस Q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में दूरी तो R दूरी है, R दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम दोनों ध्रुवों के कारण इस बिंदु P पर लगने वाले बल का मान। बिंदु A द्वारा बिंदु P पर जो बल लगता है वो E1 होगा, जो कि इस दिशा में होगा। दिशा दर्शाना ज़रूरी है क्योंकि एक ये सदिश मात्रक होता है। और बिंदु B द्वारा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो बल लगेगा वो ऋणात्मक में होगा, जो कि E2 से दर्शाएगा, मतलब कि एक विपरीत दिशा में आएगा। इन दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं, या इन दोनों का योगफल E को दर्शाता है, जो कि एक नई दिशा को निर्धारित करता है। E1 दिशा इस तरफ जा रही है और E2 दिशा इस तरफ आ रही है, रिपीटेशन दिशा में। तो दोनों एक बिंदु पर जब लगते हैं तो तीसरी दिशा का निगमन होता है, जिसे ई से दिशा आएगा। जहाँ तक हो सके इस चीज़ को ऐसे ही लिख लेना, याद ही रखना, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है। अब डायरेक्ट देखते हैं हम डेरिवेशन कहाँ से शुरू है। बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, तब A द्वारा बिंदु P पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले हम। तो A पर स्थित Q आवेश द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E1 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से 1/4πε0 Q बटे AP²। AP मतलब AP की दिशा में जो बल लग रहा है उसकी दिशा लिखी है मैंने। इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी उसको मैंने AP से दर्शाया। अब दूरी का मान तो निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कि कैसे निकलेगा। अभी हम इसको आगे समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, पर अभी हम दोनों के बीच की दूरी को हम एक बिंदु से निर्धारित कर रहे हैं। तो AP का वर्ग, ठीक है। AP दिशा में है, दिशा लिखना ज़रूरी है। अब इस AP दिशा में जो बीच की दूरी है इसका मान निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। यह निकलेगा त्रिभुज की दिशा में, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। APO एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। यह एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज होता है, और मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तब हम इसका मान समकोण त्रिभुज की परिभाषा पाइथागोरस से निकालेंगे। APO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा यहाँ पर AP की दिशा में है, लंब का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है कि R की दूरी पर स्थित है, तो R, और आधार हमारा है L, ठीक है। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कर्ण का मान AP का वर्ग कितना आया, R का वर्ग प्लस L का वर्ग, इसी का मान चाहिए था। अब ये जो मान आया है इसको हम समीकरण नंबर, ये जो हमारे E1 का मान था उसमें रख देंगे। तो E1 का मान हमारे पास 1/4πε0 Q बटे AP की दिशा में मान निकालना था। तो AP का मान हमारे पास R का वर्ग प्लस L का वर्ग आया, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा
बिंदु बी के द्वारा बी के द्वारा बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलेगा उसको निकालेंगे। इसकी दिशा विपरीत होगी, मतलब कि रिवर्सिबल। बिंदु बी पर स्थित क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी, E2 बराबर 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने विपरीत दिशा से दर्शाया कि बल लगेगा किस दिशा में, तो E2। ठीक है, अब इसका मान भी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, जो कि इसके मान के बराबर होगा। दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों एक दूसरे के समान है, समान दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L होती है, और दोनों की अगर आधा आधी दूरी मानी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की भी कितनी है, L है। तो दोनों के मान एक जैसे निकलेंगे। तो मैंने फिर से वापस से इसका मान लिखा, R² + S²। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दोनों के मान निकाले हैं। E2 का मान भी वही आया 1/4πε0 Q/R² + L²। दोनों के मान एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे की प्रोसेस में। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos θ प्लस E2 cos θ। ये परिणामी तीव्रता इसके मान से निकलेगी। ये cos θ यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लगने वाले बल की दिशा से निकलता है। इसमें थीटा का मान ज़रूरी होता है, जो कि परिणामी तीव्रता को दो भागों में बांट देता है, इसलिए उसे cos θ से दर्शाते हैं। तो E बराबर 1/4πε0, E1 का मान लिखा मैंने Q/R² + L², cos θ वैसा का वैसा, प्लस 1/4πε0 Q/R² + S²। E2 का मान भी वैसा का वैसा लिखा, प्लस cos θ। अब इन दोनों में से जो चीज़ें कॉमन निकल गई, कॉमन तो वैसे दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा इजी करने के लिए कि cos θ जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो मैंने उनको अलग लिख लिया। और cos θ दोनों को जब जोड़ते हैं तो 2 cos θ आता है। ठीक है, अब ये cos θ का हम हिंदी में अगर समझे तो cos θ होता क्या, cos θ बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब डायग्राम में फिर से देखते हैं कि हमारा आधार क्या है। आधार हमारा कितना है, L, और कर्ण का मान अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था, जो कि कितना आया था, R² + L²। तो हम इस मान से cos θ का मान निकालेंगे। आधार का मान हमारे पास L है और कर्ण का मान वर्ग में था, तो मैंने उसकी जगह रूट कर दिया, तो √L² + R²। ठीक है, अब ये जो मान आया इसको मैं समीकरण नंबर इस समीकरण में रख देता हूँ, cos θ का मान। तो cos θ का मैं यहाँ मान लिखता हूँ 1/4πε0 Q वैसा का वैसा, R² + L² भी वैसा का वैसा, 2 भी वैसा का वैसा। अब ये जो cos θ लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, L/√L² + R²। इसका मान cos θ का मान लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम विद्युतीय द्विआघूर्ण से जानते हैं कि P बराबर कितना होता है, Q × 2L। ठीक है, अब इस समीकरण में Q × 2L तो दिख रहा है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, विद्युतीय द्विआघूर्ण का मान, जिसको मैं P से दर्शाता हूँ। तो मैंने इस दोनों चीज़ों के बीच के मान को हटा के उसका मान P से निर्धारित कर दिया, जो कि P/4πε0 1/R² + L²। और ये जो रूट हटाया, तो इसको रूट को हटाने पर इसकी घात कितनी लगती है, 1/2। किसी भी संख्या का रूट अगर हटाया जाए तो वो 1/2 में जाता है। ठीक है, इसकी घात कितनी हुई, 1/2, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो 1 तो मान ही सकते हैं ना। तो 1/2 + 1, इन दोनों का जोड़ करोगे तो 3/2 आएगा। मैंने वही किया है, R² + S² L², तो 3/2, आधार समान है दोनों के, तो ये घातें जुड़ जाएगी। अब यदि इन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, जो कि डायग्राम में दी है, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी R मानी थी, और इन दोनों के ध्रुवों के बीच की दूरी L होती है, जो कि बहुत अल्प होती है। तो इस अल्प दूरी का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मान उन दोनों ध्रुवों की दूरी से बहुत कम होता है। तो L को मैं क्या है कि 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ से L का मान 0 के बराबर रखता हूँ, तो 0 तो R² ही बचेगा। R² 3/2, तो घात 2 से 2 कट जाएगी, बचेगी कितनी, घात 3। तो P/4πε0 1/R की घात कितनी आई, 3 आई। यही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है। क्वेश्चन तुम्हारा यहीं ख़त्म हो जाता है, बट कभी इसको R की तीव्रता या विद्युत दूरी में एडिशनल में कभी पूछे तो ये मान निकालना ज़रूरी हो जाता है। मेरा अगर एग्ज़ाम के बेस से अगर तुम मुझसे पूछना चाहो तो यहाँ तक लिखना ज़रूरी है
और यहीं तक ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।